हेलो, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। आज से हम एमटीएस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है एमटीएस का। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। क्या है ओजोन क्षयकारी पदार्थ? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है या फिर अमोनिया है। देखिए, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। ठीक है। अच्छा, ये क्लोरोफ्लो ओजोन परत जो होती है वो हमारी कैसे रक्षा करती है? देखिए, ओजोन परत यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। कौन सी रेज को? यूवी रेज को, यानी कि परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। और इससे नुकसान क्या होता है? इससे त्वचा कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद और स्थायी अंधापन आदि का कारण बन जाता है ये परावैंगनी किरणें। ठीक है, याद रखिए। और इसी के कारण 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। कौन सी चीज? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिटनेस तंत्रिका का एक गंभीर रोग है। टिटनेस तंत्रिका का एक गंभीर रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले किसके कारण होता है? प्रोटिस्ट के कारण होता है, कवक के कारण होता है, परजीवी के या फिर जीवाणु के? जो विष का उत्पादन करने वाले जीवाणु के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। जीवाणु जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होने चाहिए। सारे रोग हमको पता होने चाहिए। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, होती है डिप सीटी का कुटनी है। डिप सीटी का कुटनी है जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों की एक ट्रिक है। अच्छा, डी से क्या होता है? डी से होता है डिप्थीरिया, पी से प्लेग और सी से सिफिलिस होता है और टी से हो जाता है टिटनेस। इसके अलावा का से हो जाती है काली खांसी, पू से कुष्ठ रोग और टा से होता है टाइफाइड और नी से निमोनिया और है से हो जाता है हैजा। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस रोग के उपचार के लिए कुनैन का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर, मलेरिया, अस्थमा या हाइपरटेंशन? देखिए, कुनैन का उपयोग जो किया जाता है वो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहिनीअट्टम डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित राज्यों में से किससे जुड़ा हुआ है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से? देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मोहिनीअट्टम नृत्य नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से हमें पता होने चाहिए। एक कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा मणिपुरी है, ये मणिपुर का है। सत्रिया है, असम का है। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। और इसके अलावा कथकली भी केरल का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये हमको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को क्या उपनाम दिया गया है? तो सुनील गावस्कर को क्या उपनाम दिया गया है? लिटिल मास्टर, हरियाणा हरकेन, बॉम्बर या जंबो? ठीक है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर नाम दिया गया है। अब आप कहेंगे लिटिल मास्टर तो सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है कि लिटिल मास्टर नाम सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है। इसके अलावा सुनील गावस्कर को दिया गया है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा हरकेन किसको नाम दिया गया है? ये है कपिल देव का। ये कपिल देव का निक नेम है या फिर उपनाम कह सकते हैं। ये हरियाणा हरकेन है। किसका है? ये कपिल देव का। इसके अलावा अनिल कुंबले को नवजीत सिंह सिद्धू सिद्धू ने जंबो उपनाम दिया है। क्या उपनाम दिया है? जंबो उपनाम दिया है। किसने दिया है? नवजीत सिंह सिद्धू ने दिया है अनिल कुंबले को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वैज्ञानिक को एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी कि किस व्यक्ति ने रक्त ब्लड ग्रुप की खोज की थी? इसने ये पूछा हमसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है। देखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में मानव रक्त समूह की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मानव रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। इन्होंने एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं, ये उन्होंने बताया था। देखिए, जिसमें एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, और जिसमें एंटीजन दोनों ही हो जाते हैं यानी ए और बी दोनों होते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप
ओ हो जाता है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिसकी वजह से ओ सर्वदाता होता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता। और रक्त समूह ए भी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। अब इसके अलावा देखिए क्लाउडे, जॉर्ज वार्ल्ड और गुइले मिन को भी नोबेल पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं किस किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं। देखिए 1974 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को अल्बर्ट क्लाउड, क्रिश्चियन डी डुवे और जॉर्ज ई पलाडे, कौन कौन, क्लाउड, डुवे और जॉर्ज ई पलाडे को कोशिका के संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया था। कौन सा नोबेल पुरस्कार 1974 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, क्लाउड, डुवे और ई पलाडे को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हल्डन के हार्ट लाइन के साथ जॉर्ज वार्ल्ड, स्वीडन के रागनर ग्रेनिट को 1967 यानी कि 1967 में शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1967 में किसको मिला था, हल्डन के हार्ट लाइन और जॉर्ज वार्ल्ड और स्वीडन के रागनर ग्रेनिट को मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद रॉजर क्विलेमिन और एंड्रयू साल्ली ने न्यूरो हार्मोन्स पर अपने काम के लिए 1977 में चिकित्सा और शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार साझा किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो द्विकुंडली संरचना जो दी गई थी वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द फेमस रॉक गार्डन लोकेटेड। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, महाबलीपुर में। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है और इसको निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण नेक चंद्र ने करवाया था। रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद्र ने करवाया था चंडीगढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर स्थित है रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर, अविकानगर, पुणे या शिमला। देखिए आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और अनुसंधान संस्थान हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखने को एग्जाम में आते हैं। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो कटक में है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, कटक में। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है और मैसूर में है। मैसूर में जो है वो है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। मैसूर में क्या है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में है। और पुणे में है केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे में है। इसके अलावा अविकानगर राजस्थान में है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में यानी कि अविकानगर में है। अविकानगर में क्या है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखिए इसमें निम्नलिखित सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। कौन सी चीज सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। इसमें से ऐसा कौन सा सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, कोई तो ये तो इम्पोर्टेंट है और ये काफी इजी भी है, ये है कव्वाली। ठीक है, ये है कव्वाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कव्वाली। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन अमेरिका, टोक्यो जापान, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर लंदन यूके। देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करेंगे तो वो है डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस। ठीक है, कौन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस हैं। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर निम्नलिखित 3 संकेतकों में से किसके संयोजन से विकास को मापता है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर निम्नलिखित 3 संकेतकों में से किसके संयोजन से विकास को मापता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन या फिर स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर। तो देखिए ये मानव विकास रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 संकेतकों में से संयोजन के विकास को नापता है। ठीक है, याद रखेंगे।
आगे चलते हैं, देखिए यूएनडीपी के बारे में देखेंगे। देखिए यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा की गई थी। और यूएनडीपी 177 देशों में यानी कि 177 कंट्रीज में काम करता है यूएनडीपी। ठीक है, इसका काम है वैश्विक और राष्ट्रीय विकास चुनौतियों के लिए अपने समाधान पर राष्ट्रों में सेवा कर रहा है यूएनडीपी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में सही है? देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जी बिल्कुल सही बात है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो ए तो इसका सही जवाब हो जाएगा। बी देखते हैं, 1 जनवरी 1950 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ना कि 1950 को, तो ये गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी भी सही है और इसका ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए आरबीआई की स्थापना हिल्टन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीयकरण से मतलब होता है कि आरबीआई को सरकारी बना लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का शंकरिया नृत्य निम्न से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे शंकरिया नृत्य संबंधित है? ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी सहरिया या फिर तेरह ताली। देखिए राजस्थान का शंकरिया नृत्य से कालबेलिया संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालबेलिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कालबेलिया। ठीक है, अच्छा कालबेलिया के और भी नृत्य देख लेते हैं और कौन कौन से नृत्य संबंधित हैं। देख तो एक संबंधित है पनिहारी नृत्य। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है पनिहारी नृत्य। एक है इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य युगल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है इंडोली नृत्य। और एक है शंकरिया नृत्य। उनकी कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है शंकरिया नृत्य। एक है बगड़िया नृत्य। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा केवल भीख मांगने के दौरान किया जाता है बगड़िया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। याद रखेंगे भैया, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? देखिए राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना 1954 में की। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1954। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है, अबू धाबी है, जिद्दा है या मनामा? देखिए कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ठीक है, और भी देश राजधानी और उनकी मुद्रा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ देशों के देख लेते हैं। जैसे कतर, कतर की राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है सोम। ठीक है, इसी तरह से इटली, इटली की राजधानी है रोम और इसकी मुद्रा है यूरो। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है डॉलर। ठीक है, इसके अलावा नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और इसकी मुद्रा का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और इसकी मुद्रा का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा एक अर्धचालक को गर्म करने लगता है और ऐसा करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अर्धचालक को गर्म करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अर्धचालक को गर्म करने से अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा और हमेशा घटता है। इससे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घट जाएगा। इसे याद रखेंगे, अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? धातु पर जंग लगना, चांदी का खराब होना, पानी का उबलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसको हम परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसके परिवर्तन के बाद हम उनको फिर से मूल अवस्था में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। देखिए ऑप्शन ए धातु पर जंग लगना क्या भौतिक परिवर्तन है? जी बिल्कुल नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का खराब होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी का उबलना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है? एक पर्णवृंत, जायांग, पुंकेसर या बहादुर?
ठीक है, पुष्प का भाग नहीं है, एक पर्णवृंत पुष्प का भाग नहीं है। पर्णवृंत क्या होता है? एक पत्ती को तना से जोड़ने के लिए जो डंडी होती है पतली सी, उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प का भाग नहीं हो। क्वेश्चन है हमारे पास, वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? देखिए, वर्षा हो या मौसम में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होते हैं। इसमें होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं? कुछ कुल 5 परतें होती हैं, और सबसे ऊपर जो है कि हम हमसे सबसे नजदीक कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होती है। सबसे पहले कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आती है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन लेयर। समताप मंडल में कौन सी लेयर पाई जाती है, कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है मध्य मंडल। इसके ऊपर कौन सी आती है? मध्य मंडल। मध्य मंडल से ऊपर जाती है आयन मंडल, फिर इसके ऊपर जाती है बाह्यमंडल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं था? इनमें से कौन सा प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं है? जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा? देखिए, प्रार्थना समाज का इसमें से उद्देश्य नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा, प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं। ठीक है, देखिए, सामाजिक सुधार की दृष्टि से प्रार्थना समाज ने हमारे हमारे सामने 4 उद्देश्य रखे। इसके 4 उद्देश्य कौन-कौन से हैं? इसके 4 उद्देश्य हैं, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन और बाल विवाह की रोकथाम, इसके अलावा विधवा विवाह, और है महिला शिक्षा। ये प्रार्थना समाज के 4 उद्देश्य हैं। कौन-कौन से हैं? जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम, विधवा विवाह और महिला शिक्षा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में हुई थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी, ना कि केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। किसने की थी? आत्माराम आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी प्रेरणा से हुई थी? ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के बाद कौन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के कौन पहले उप प्रधानमंत्री बने थे? तो वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश इतिहास और संस्कृति से समृद्ध राज्य है। कई स्मारकों का घर है जो सदियों से इस क्षेत्र पर शासन करने वाले विविध राजवंशों की गवाही देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए, ये चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, या फिर एतमाउद्दौला का मकबरा? देखिए, जहांगीर का मकबरा जो है वो पाकिस्तान में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये उत्तर प्रदेश में का, ये तो इंडिया में भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर का मकबरा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर के पास शाहदरा बाग में जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? पाकिस्तान के लाहौर शहर के पास शाहदरा बाग में है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा आगरा का एक भाग है, सिकंदरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, और एतमाउद्दौला का मकबरा है आगरा शहर। ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा शहर में। याद रखेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1953 से 54, 51, 52, 49, 50, या फिर 48, 49? देखिए, भारत का पहला आम चुनाव 51-52 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 टू 952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1839, 1845, 1832, या फिर 1854? तो ये की गई थी 1839 में। कब की गई थी? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज